हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स के लिए। तो बेस्ड ऑन योर सिलेबस यहाँ पर आज की क्लास में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो मोस्टली सिलेबस है जो आपका कवर किया जाएगा। यहाँ पर 1.5 आवर की क्लास रहेगी आपकी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी कोई भी क्लासेस आपकी मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह का एग्ज़ाम देना है, तो उनको पीडीएफ में यदि पेपर्स चाहिए हो या फिर स्टडी रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऑफिशियल ऐप है उस पर जाकर आप पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज विश, जहाँ से आपको ईजी लगे। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन है, अब जिनका भी अपकमिंग टाइम में राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में कहीं पर भी आपका पेपर है, महाराष्ट्र में पेपर है, तो ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग चाहते हैं कि आपको इस सीरीज़ में और कौन से टॉपिक ऐड किए जाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप आउट कर दिया करें, जिससे मुझे भी एक आइडिया हो कि आप लोगों के लिए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या आपको ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई कंटेंट आपका मिस आउट हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं BNS 04142 के पेपर्स को लेके। जिन्होंने भी मेरे लिए पेपर भेजे वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया है। तो जिनके पास पेपर्स हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन पेपर्स को भेज सकते हैं। एक ही क्लास में मैं दोनों पेपर BNS 04142 आपके लिए अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है आपके लिए वो है, monsoon sign is a characteristics of advanced cases of। monsoon sign है यहाँ पर, क्या है, monsoon sign है यहाँ पर। तो ये किसका एडवांस्ड केस, मतलब कौन सी डिसीज का यहाँ पर साइन है? केराटोकोनस, कैटरैक्ट, स्ट्रैबिस्मस या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। तो यहाँ पर जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए जो आपका MSN वाला पॉइंट्स है, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला सेक्शन है आपका, वो भी आपको एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, क्योंकि कल मैंने क्लास ली थी, बहुत कम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको MSN आती नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आती। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग CHO का पेपर दे रहे हैं उसमें 60% सेक्शन आपका कम्युनिटी कवर कर लेती है, फिर आपका जो बचा हुआ सेक्शन रह जाता है तो OBG कवर कर लेती है, फिर मैनेजमेंट कवर करता है। बट MSN से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको लगते हैं कि वो आपके कम्युनिटी से ऐड कर दिए गए। आप इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में MSN की क्लासेस को मिस कर जाते हैं। तो monsoon साइन डिसीज़, जो डिसीज़ का क्लासिकल साइन है वो है केराटोकोनस। ये देखिए, केराटोकोनस एक जो क्या है, आँखों में होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें जो आपका आँखों का जो लोअर आईलेट है कैसा होगा, V शेप्ड देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको या तो इमेज आ सकती है एग्ज़ाम में, या तो इमेज आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं monsoon साइन क्या है। पहले तो आप जान लें केराटोकोनस क्या है। केराटोकोनस को कॉनिकल कॉर्निया भी कहेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट कॉर्निया। यहाँ पर आप देखिए V शेप या फिर कॉन्सेप्ट कॉर्निया भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर आईलिड है क्या होने लगती है, बल्ज होने लगेगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, केराटोकोनस या फिर monsoon साइन कहेंगे। इस डिसीज़ का क्या है, एडवांस्ड साइन है, इसलिए एग्जाम में आता है। स्ट्रैबिस्मस, स्ट्रैबिस्मस भी एक विजन डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी दोनों आंखें प्रॉपर अलाइन में नहीं रहेंगी। मतलब हिंदी में कहें तो हम, जो लोग देखते कहीं हैं, मतलब देख सामने रहे लेकिन वो साइड वाली चीज़ को देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैबिस्मस। हिंदी में कहें तो जो लोग तिरछा देखते हैं उनके लिए यहाँ पर ये कहेंगे। इसके फिर अलग अलग टाइप होते हैं, एस्ट्रोपिया, एक्सट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया। लेकिन यहाँ पर आपको इतना यही याद रखना है कि जब अलाइन सेम नहीं हो दोनों आँखों का, तो क्या है, स्ट्रैबिस्मस। कैटरेक्ट का मतलब क्या है, ओपेसिटी और क्लाउडनिंग कहाँ पर
लेंस पर होना। नेक्स्ट वन इज रोज बेंगॉल टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। रोज बेंगॉल टेस्ट किया जाता है तो ये किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? ब्रूसेलोसिस को, बायसिनोसिस, वुफिंग कफ या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस। तो यहाँ पर जो रोज बेंगॉल टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो रोज बेंगॉल टेस्ट है जिसको हम आरबीटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और रैपिड स्लाइड टाइप का एग्लूटिनेशन टेस्ट है जिसमें हम किसको चेक करेंगे? ब्रूसेलोसिस को क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। और ये जो ब्रूसेलोसिस है एक जूनोटिक इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में होगा। जो भी अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं आप, यदि आप डायरेक्ट कच्चा दूध पीते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी को होगा, यदि एनिमल इन्फेक्टेड है तो रोज बेंगॉल टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? ब्रूसेलोसिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की कंडीशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं? क्या डिस्टर्ब रहेंगे या फिर इनकी कमी होगी? हमने अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या करते हैं? सिग्नल देने का काम करते हैं। अब यदि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर में क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे? गलत सिग्नल देंगे। तो एड्रेनालिन हो गया, गाबा हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गए। ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब आपको ऑप्शन में है कि ओनली सीरोटोनिन के डिस्टर्बेंस है, ओनली 5-HT के, गाबा के, या फिर बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो किसकी कमी होगी? इसमें डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा? तो वो होगा ऑप्शन ए एंड बी, मतलब सेरोटोनिन और 5-HT। तो जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, जनरली जितने भी मूड डिसऑर्डर होते हैं उनमें क्या डिस्टर्ब होता है? सीरोटोनिन। क्या देखने को मिलेगा डिस्टर्ब? सीरोटोनिन है जो मोस्ट कॉमनली डिस्टर्ब होता है। यदि एड्रेनालिन का पूछते हैं तो एड्रेनालिन फाइट और फ्लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन जनरली जब जिन भी पर्सन के लिए पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम हो तब डिस्टर्ब होगा आपका। तो यहाँ पर बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर इसकी एक अलग से क्लास भी मैंने ली हुई थी जिसमें आपको हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन बताए हुए थे। तो एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहेंगे जो कि स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होता है, इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हिस्टामिन, तो हिस्टामिन यहाँ पर जो जितनी भी आपकी स्लीप वेकअप साइकिल होगी, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होगा तो ये सब कौन करेगा? हिस्टामिन करेगा। मोटर कंट्रोल और मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो वो डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड्स डेवलप वार्म, टेंडरनेस, इरिथेमा एंड पेन एट द साइट। द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक पर्सन के लिए IV फ्लूइड दे रहे हैं आप, उस टाइम पर उसको गर्माहट जैसे टेंडरनेस लग रही है जहाँ पर आपने IV कैथेटर लगाया हुआ है, इरिथेमा हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सब क्या है? ऑप्शन में फ्लूइड ओवरलोड, सेप्सिस, फ्लेबाइटिस या फिर इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ें, कौन सा साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पर्सन को क्या हो रहा है? वार्म टेंडरनेस भी हो रही है, इरिथेमा भी हो रहा है और पेन भी हो रहा है जहाँ पर लगाया है। तो ये सब किसके साइन है? फ्लेबाइटिस के। जो वेन है, वेन में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है? फ्लेबाइटिस के कारण। तो ये क्या है? फ्लेबाइटिस। टेंडरनेस है, इरिथेमा है और पेन है। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। नेक्स्ट वन इज स्टेशन इन ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस इज रिलेटेड टू। तो आपने स्टेशन पढ़ा है पेल्विक में कि -1 है, +1 है, +3 है। तो स्टेशन का मतलब क्या है? इलियक स्पाइन है, स्टियल स्पाइन है, कोकेक्स है कि इलियम स्पाइन है। तो ये क्या है? ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस में स्टेशन का मतलब होगा आपका क्या? स्टियल स्पाइन। क्या होगा? स्टियल स्पाइन। जब आप जो गायनेकॉइड पेल्विस पढ़ते हैं उसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लें, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि आपको पेल्विस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या तो स्टेशन पूछ सकते हैं, पोजीशन, प्रेजेंटेशन, लाई, एटीट्यूड, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस में जो रिलेट करेगा वो क्या है? स्टियल स्पाइन।
नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। तो ये हमारी नर्सिंग का अच्छा फेमस क्वेश्चन है, जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से कुछ भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये टिश्यू जो नेल्स है उसके चारों तरफ जो टिश्यूज है यदि उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा? क्लविंग, कॉलिंचिया, पैरेंचिया या फिर ऑन्कोलाइसिस। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है कौन सी? जिसमें टिश्यूज के सराउंडिंग चारों तरफ ओनली इन्फ्लामेशन है, तो ये पैरेंचिया। इस तरीके से यहाँ पर आपको पस फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन कुछ भी हुआ तो ये क्या कहलाएगा? पैरेंचिया। वो स्पून नेल्स देखने को मिलते हैं तो ये कहलाता है कॉलेंचिया। ऐसे जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें जनरली ये देखने को मिलेगा कॉलेंचिया, लेकिन पैरेंचिया बहुत सारे लोगों में कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और कैरी आउट स्किल्ड मूवमेंट एंड गेस्चर डिस्पाइट हैविंग द डिजायर एंड द फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म देम। तो ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पर्सन की लॉस ऑफ एबिलिटी मतलब कुछ भी ना करने की क्षमता ही नहीं बची है, ना ही वो कुछ मूवमेंट्स करना चाहता है, ना ही कुछ करना चाहता है, तो ये सब क्या कहलाएगा? ना ही उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करे, या कुछ भी वो नहीं करना चाहता, तो क्या एनेडोनिया है, एप्रेक्सिया है, अपैथी है कि एमनेसिया है? तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? एप्रेक्सिया, जिसमें पर्सन की जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि कुछ भी ना करने का मन हो गया है और ना ही अब उसकी उतनी गुंजाइश बची है, तो ये क्या कहलाएगा? एप्रेक्सिया। क्या होगा? एप्रेक्सिया। अपैथी का मतलब होता है पर्सन का एक तरीके से दुखी होना। एमनेसिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नेक्स्ट वन इज द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर बॉडी में कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम की हाइपोथैलेमस। अब आपको रेस्पिरेटरी कंट्रोल पूछ सकते, पल्स रेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर थर्मो रेगुलेशन सिस्टम। यहाँ पर जो कहा है क्वेश्चन में थर्मो रेगुलेशन सिस्टम पूछा है तो वो क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। प्रेगनेंसी का वो कौन सा है? तो वो है लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग। ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम फॉल्स लेबर पेन कॉन्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। क्विकनिंग होता है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है। इसका जनरली ड्यूरेशन पूछते हैं कितने वीक में, तो प्रीमी में 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में, और मल्टी है यदि तो यहाँ पर 16 वीक के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन इन प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है, तो जब यदि हाई फ्लो ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा दे दिया जाए प्रीटर्म बेबी में, तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? ब्लाइंडनेस, रेटिनल डिटैचमेंट, एसिडोसिस, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। तो प्रीटर्म बेबी कंसिडर किए जाते हैं ऐसे बेबी जो 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट किए बिना ही डिलीवर हो जाते हैं। तो उनको यदि ऑक्सीजन दी जा रही है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन का जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। क्या है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। इसमें क्या होता है जनरली लेंस के पीछे ऑक्सीजन क्या होने लगती है, यहाँ पर जो छोटे छोटे फाइब्रस टिश्यू हैं उनको अफेक्ट करेगी। क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। और ये क्यों होता है? ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। किस में होता है मेनली? प्रीटर्म बेबी में। या तो एग्जाम में आपको आ सकता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया हो रहा है हाई फ्लो ऑक्सीजन के कारण, तो ये किस में होगा? तो ये होता है प्रीटर्म बेबी में। नेक्स्ट वन इज कुलिन साइन इज सीन इन विच कंडीशन। कुलिन साइन एग्जाम में आता है जनरली, ये क्वेश्चन है जो CHO, NHM और BNS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है, CCHO टर्म एग्ज़ाम। कुलिन साइन किस में देखने को मिलेगा? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जिंजिवाइटिस या फिर ग्लोसाइटिस, किस में है जो कुलिन साइन देखने को मिलेगा? तो कुलिन साइन देखने को मिलता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। किस में देखने को मिलेगा? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। जितने भी टर्म है यहाँ पर गैस्ट्राइटिस, जिंजिवाइटिस एंड ग्लोसाइटिस, तो ये सभी एग्जाम में आपके लिए आते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हम कि कुलिन साइन देखने को मिलता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। अम्बलाइकल एरिया होता है जनरली, कहाँ क्या होता है? अम्बलाइकल एरिया, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्कलरेशन। यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको दोनों समझ में आए। इसमें
एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में इट्स अ हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। यदि इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज होता है तो जिसके कारण ये साइन देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विलिन साइन। दूसरा होता है ग्रे टर्नर साइन, क्या है, ये भी एक्यूट हेमरेजिक पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक रीजन में, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, एग्जाम में आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। यदि लेफ्ट फ्लैंक रीजन में पूछा है डिस्कलरेशन तो ये कहलाएगा ग्रे टर्नर साइन। यदि बिलो द अम्बिलिकस कहते हैं डिस्कलरेशन तो ये क्विलिन साइन। क्यों होता है, इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज के कारण। वो किस कंडीशन में होगा, तो दोनों हैं, किसमें देखने को मिलेंगे, दोनों देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किसमें, पैंक्रेटाइटिस में। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम्स इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है म्यूकोस का मतलब होता है स्टमक इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस का मतलब हो गम्स इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई होप आपको दोनों क्लियर हो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिलो अम्बिलिकस यदि डिस्कलरेशन पूछते हैं तो क्विलिन साइन है और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलेगा इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज के कारण। ग्रे टर्नर सिंड्रोम लेफ्ट फ्लैंक रीजन में देखने को मिलेगा, तो ये भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ही देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रिवेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ आफ्टर आयरन सिरप इंजेक्शन। तो जब आप आयरन सिरप पीते हैं तो आपके दांतों का कलर है जो अजीब टाइप का आपको देखने को मिलेगा, रेड टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप दांतों के कलर को कैसे बचा सकते हैं कि आपने आयरन सिरप ली उसके बाद आपके दांतों का कलर चेंज ना हो। सिरप गिवन थ्रू द स्ट्रॉ, गिव विथ मिल्क, गिव विथ कप ऑफ वाटर, या फिर सिरप गिवन विथ द ग्लास। तो जब भी आप आयरन सिरप देते हैं तो लेने के बाद आपको क्या होगा, आपके दांतों का कलर चेंज हो जाएगा। और यदि हम इसको प्रिवेंट करना है तो सिरप को हम स्ट्रॉ के थ्रू दे सकते हैं। कैसे, स्ट्रॉ के थ्रू, जिससे आपके दांतों का कलर है जो चेंज नहीं होगा। आयरन सिरप को कभी भी मिल्क के साथ नहीं देना है। यहाँ पर आपको याद रखना है जितनी भी आयरन कंटेनिंग मेडिसिन होंगी उनको हमें कभी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ और मिल्क के साथ नहीं देना है। योगर्ट के साथ दे सकते हैं लेकिन मिल्क के साथ नहीं देना है क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, लुइस पास्टर, डॉक्टर वर्जीस क्वेरेन या फिर रॉबर्ट कोच। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है स्वामीनाथन। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब है बिलो 18 ईयर के प्रेग्नेंट होना। तो ये टीनेज प्रेगनेंसी के कॉज माने जाते हैं किसी एक को छोड़कर। अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो वेल एजुकेटेड फैमिली में कभी भी टीनेज प्रेगनेंसी नहीं होती। इवन वो ना तो अर्ली मैरिज करते हैं, ना ही यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो एजुकेटेड फैमिली होती हैं। तो यहाँ पर टीनेज प्रेगनेंसी का सवाल कम होगा। तो यहाँ पर जो कॉज होंगे, अर्ली मैरिज होगा, पॉवर्टी हो सकती है, माइनर्स का रेप हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव की कमी हो सकती है। लेकिन वेल एजुकेटेड फैमिली में है जो टीनेज प्रेगनेंसी का चांस नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टीनेज गर्ल कौन सी कहलाएंगी, और अंडर एज जो कि 13 to 17 ईयर्स ऑफ होंगी। यदि इस एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो कहलाता है टीनेज प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज हैपन इन विच ऑर्गन। तो अमीनो एसिड किसकी यूनिट है, तो अमीनो एसिड यूनिट है प्रोटीन की। अब इसका जो मेटाबॉलिज्म है कहाँ पर होगा, लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कि पैंक्रियाज में। तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है कहाँ पर, लिवर में। मोस्टली सभी चीज़ों का मेटाबॉलाइजेशन कहाँ पर होता है, लिवर में। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन इज इन फीटल सर्कुलेशन 2 आर्टरीज आर प्रेजेंट दैट कैरी द विच काइंड ऑफ ब्लड। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था फीटल सर्कुलेशन में 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं। तो जो 2 आर्टरी होती हैं किस टाइप का ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल सर्कुलेशन में जो 2 आर्टरी होती हैं किस टाइप का ब्लड कैरी करती हैं, तो ये करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो वेन होती है अम्बिलिकल वेन, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है,
कैफीन, एनाल्जेसिक्स, इन्फेक्शन या फिर एल्कोहल। तो कॉमनेस्ट कॉज है लिवर सिरोसिस का एल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा दारू पीना, जो कि लिवर के लिए, क्योंकि जो मेटाबोलाइजेशन होता है दारू का या फिर किसी भी मेडिसिन का वो लिवर में ही होता है, लेकिन जब आप शराब पीते हैं लिवर सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अ कंडीशन इन विच टाइट फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो फोर स्किन है क्या है, पेनिस के ऊपर क्या ना हो पाए, रिट्रैक्ट ना हो पाए, तो वो क्या कहलाएगा, फिमोसिस, हाइड्रोसील, ओम्फेलोसील या फिर सर्कमसीजन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन जिसमें फोर स्किन पेनिस के ऊपर वापस रिट्रैक्ट ना हो पाए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है फिमोसिस। क्या कहलाएगी, फिमोसिस। फिमोसिस, हाइड्रोसील, ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, डाइपेडियासिस सभी एग्जाम में आपको आते हैं। तो यहाँ पर जब फोर स्किन पुल्ड बैक ना हो पा रही हो पेनिस हेड पर तो वो कहलाएगा फिमोसिस। हाइड्रोसील का मतलब होगा इट्स अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो टेस्टिकल है उसके चारों तरफ फ्लूइड भर जाना। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइडी, वाटर, तो क्या हो जाना, वो भर जाना, जिसके कारण स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोसील। ओम्फोलोसील बर्थ डिफेक्ट है जो कि एब्डोमिनल वैली वॉल के यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके की इमेज आपको यदि एग्जाम में आए तो क्या है, एम्फोलोसील। हाइड्रोसील है टाइप ऑफ स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, जो कि स्पेशली 1 साल की एज तक के बच्चों को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 1 ईयर तक है जो अपने आप ही बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है, हाइड्रोसील। ओम्फोलोसील में क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट है एब्डोमिनल वैली वॉल के यहाँ पर, इसकी सर्जरी के थ्रू ही ठीक हो सकता है। तो इसमें इन्फेंट की जो बहुत ही थिन लेयर टाइप से कवर रहेगी, ट्रांसपेरेंट सैक से कवर रहेंगे पूरे, लेकिन कभी कभी ये टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। तो इसमें जो पूरे एब्डोमिनल वैली वॉल का जो डिफेक्ट है यहाँ पर ये क्या कहलाता है, एम्फेलोसील। नेक्स्ट वन इज इन पंचायत राज ऑल द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक्सेप्ट, जो हमने 3 ट्रायंगल वाला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 3 ट्रायंगल हमने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज में सभी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है किसी एक को छोड़कर, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर सब सेंटर। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तीनों इंक्लूडेड है, किसी एक को छोड़कर, तो वो है सब सेंटर। जो पंचायती राज है इसका आपको 3 ट्रायंगल है जो याद रखना है एग्जाम में। इमेज में देख सकते हैं कि जिला परिषद होता है, जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, कहाँ पर, ब्लॉक लेवल पर। ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सब सेंटर, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज का 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आएंगे, ना कि सब सेंटर। नेक्स्ट वन इज रिसेंट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो एट प्रेजेंट एमपी के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। कौन है, मंगू भाई सी पटेल। यूपी का यदि आप पेपर देते हैं तो यूपी की गवर्नर पूछ सकते हैं, तो है आनंदीबेन पटेल जो कि 2019 से हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रुद्राक्ष इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इनॉग्रेशन किया था रुद्राक्ष का, जो कि जापान के साथ मिलकर है जो बनाया गया है। तो ये किस स्टेट में बना है, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में या फिर पंजाब में। तो रुद्राक्ष नाम का एक बहुत ही अच्छा बिल्डिंग टाइप से बनाया गया है और ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के बनारस में। देखिए यहाँ पर इसमें हजारों करोड़ रुपए लगाकर ये बनाया गया है, कन्वेंशन सेंटर है। तो यहाँ पर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था यूपी के बनारस शहर में। नेक्स्ट वन इज हुक वॉर्म एंटर्स द बॉडी थ्रो। तो हुक वॉर्म बॉडी में कैसे एंटर करेंगे, फीको-ओरल रूट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, थ्रू द स्किन या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। एग्जाम में हुक वॉर्म से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो हुक वॉर्म जनरली एंटर करते हैं आपकी स्किन के थ्रू, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। टाइप ऑफ हुक वॉर्म आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में आपके आते हैं। टेस्ट कौन सा किया जाता है हुक वॉर्म के लिए, स्टूल टेस्ट किया जाता है जनरली। और यहाँ पर टैप टेस्ट भी किसके लिए होता है, तो होता है हुक वॉर्म के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज टू ट्रीट फॉर अटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो अटोनोसिटी है, अटोनोसिटी का मतलब है टोन,
मसल टोन, कॉन्ट्रैक्शन आने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? टोनिसिटी। लेकिन जब ये बंद हो जाए, जब ये बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो टोनिसिटी ऑफ यूट्रस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, इंजेक्शन मिथार्जिन IV दे के, मैसाज ऑफ यूट्रस करके, यूट्रस की मसाज करके, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से हम यूट्रस की जो टोन है वापस लेके आ सकते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्रस का, सॉरी PPH का, वो क्या होता है? टोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी के बाद जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अटोनिसिटी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है PPH के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या है? ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल रिलीज होती है? उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocytes या फिर प्राइमरी oocytes। तो ओवुलेशन के टाइम पर जब ओवर रिलीज होता है तो जो सेल निकलती है वो कहलाती है सेकेंडरी oocytes। क्या है? सेकेंडरी oocytes आर द इमेच्योर ओवम शॉर्टली आफ्टर द ओवुलेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन? सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो फर्स्ट 6 वीक तक प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा? आफ्टर दैट ये काम कौन करने लगता है? 6 वीक के बाद प्लेसेंटा। तो जो फर्स्ट 6 वीक तक होगा प्रेगनेंसी में, कौन सा ऑर्गन है जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा? तो वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फर्स्ट 6 वीक तक तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, आफ्टर दैट प्लेसेंटा रिलीज करेगा। क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज PGE1 इज ऑल्सो नोन एज। तो PGE1 क्या है? डायनोप्रोस्टोन है, डायनोप्रोस्ट है, मिफेप्रोस्टोन है, फिर मीजोप्रोस्टॉल है। तो PGE1 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है मीजोप्रोस्टॉल, जो कि अबॉर्शन के लिए मेडिसिन है। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। ऐसी वुमेन जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। नली पैरा, नली ग्रेविडा, प्रीमी पैरा या फिर मल्टी पैरा। तो यहाँ पर कहा है जन्म नहीं दिया है तो वो कहलाएगी नली पैरा। यदि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो वो होगी नली ग्रेविडा। ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन। हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हुई हो लेकिन वायबल स्टेज तक प्रेगनेंसी ना रुक पाई हो, तो वो कहलाएगी नली पैरा, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। लेकिन प्रेग्नेंट कभी नहीं हुई है तो वो कहलाएगी नली ग्रेविडा। नेक्स्ट वन इज A drug used by the healthcare worker in the management of acute respiratory illnesses। तो हेल्थ केयर वर्कर है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को मैनेज करने के लिए एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो क्या है? कॉट्रीमैक्सोल, बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोरेमफेनिकोल या फिर जेंटामाइसिन। तो जो हेल्थ केयर वर्कर मेडिसिन यूज़ करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को मैनेज करने के लिए वो होती है कॉट्रीमैक्सोल। जो सब सेंटर में किट ए और किट बी होती हैं तो उनमें से एक किट में मेडिसिन अवेलेबल होती है कॉट्रीमैक्सोल। नेक्स्ट इज व्हेन 2 लाइव वैक्सीन आर रिक्वायर्ड इट शुड बी गिवन। तो जब 2 लाइव वैक्सीन दी जानी हो तो कैसे देंगे हम? बोथ टुगेदर बाय IV, सिमिल्टेनियसली एट सेम साइट, सिमिल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब भी 2 लाइव वैक्सीन दी जाती हैं यदि, तो क्या करना है हमें? इन दोनों को यदि एक टाइम पर दिया जाना है लेकिन हम इनको 2 अलग अलग साइट पर इंजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आज 2 लाइव वैक्सीन लगनी है तो यहाँ पर आप इनको 2 अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। एक ही सेम टाइम पर है जो आप इनको नहीं लगा सकते, लेकिन बॉडी में 2 अलग अलग जगह इनको इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स नीड टू बी अवॉइडेड इन अ चाइल्ड विद सीलियक डिसीज। तो यदि बच्चे को सीलियक डिसीज है तो कौन से खाने में जो कौन सी आइटम्स है उनको हम अवॉइड करेंगे? राय, व्हीट, ओट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीलियक डिसीज है, क्या है? सीलियक डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम, जब भी आप कोई ग्लूटेन प्रोडक्ट खाते हैं तब आपको क्या होगा? आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। सीलियक डिसीज में ग्लूटेन है जो आपको नहीं खाना है और वो इन सभी चीज़ों में रहेगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। सीलियक डिसीज में क्या है? व्हीट, बैर्ली और राई में जो प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन, उसके कारण प्रॉब्लम होती है।
जिन भी आइटम्स में ग्लूटेन है वो हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में है यहाँ पर सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर। तो MMR वैक्सीन का रूट यहाँ पर कौन सा यूज़ किया जाता है? एग्जाम में आता है तो MMR वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडोलेसेंट एज ग्रुप इज डिफाइंड एज। तो WHO के अकॉर्डिंग एज ग्रुप एडोलेसेंट एज ग्रुप कौन सा है? 10 to 19 ईयर्स, 9 to 13 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स या फिर 10 to 27 ईयर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट और किशोरावस्था, जिसको हिंदी में कहें क्या है, किशोरावस्था एज कौन सी है? तो वो 10 से 19 साल तक की, क्या है, 10 to 19 ईयर्स तक। नेक्स्ट वन इज जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है इसके आपको 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिए। इसके 5 क्वेश्चन में आपको एज ग्रुप एडोलेसेंट का प्रॉब्लम क्या प्रोग्राम है और कैसे इनको हैंडल किया जाता है, ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो चिकनगुनिया है जो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविब्रेडा, टोगाब्रेडा, रेबोब्रेडा या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्पीसीज है कौन सी स्पीसीज का? ये है टोगेब्रेडा का, किसका? टोगेब्रेडा। फ्लेविब्रेडा है, ये है डेंगू की स्पीसीज। यहाँ पर चिकनगुनिया कौन सी स्पीसीज से? तो ये टोगाब्रेडा, अल्फा वायरस रिस्पॉन्सिबल है टोगाब्रेडा फैमिली का। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ या फिर पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा पर 1 लाख लाइव बर्थ। क्या होगा? पर 1 लाख लाइव बर्थ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस किया। मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब होगा कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 वीक्स तक, 42 डेज और 6 वीक तक यदि डेथ हो जाती है वुमेन की, वो क्या कहलाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी। मोस्ट कॉमन रीजन होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी का PPH और हेमरेज। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। तो स्टरलाइजेशन मशीन में जो प्रेशर सेट किया जाता है ऑटोक्लेविंग के लिए वो कौन सा होता है? बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड है ऑटोक्लेव, इंस्ट्रूमेंट के लिए और अदर आइटम्स के लिए। और यदि यहाँ पर बेस्ट मेथड पूछें स्टरलाइजेशन के लिए, जैसे ब्लड स्पिल हो गया या फिर किसी ने कोई HIV का है, कोविड का है, कोरोना का पेशेंट है, तो क्या है फिर है यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर सेट किया जाता है 15 LV। कितना? 15 LV। और यहाँ पर प्रेशर 15 LV, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट। और ये डिपेंड करता है यहाँ पर किस चीज़ पर? ये डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ आप ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज कर रहे हैं। लेकिन बेसिक एग्जाम पर्पज से 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 15 PSI और 15 LV प्रेशर होता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कहलाएगा गॉडेल साइन, जो कि प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। यदि सर्विक्स का सॉफ्टनिंग पूछे तो गॉडेल साइन। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि जो पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है इसलिए चैडविक साइन में ब्लूइश कलर सर्विक्स और वेजाइना, हैगर्स में सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बलॉटमेंट में प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जब यूट्रस डाउन साइड को पुश करेगी वो है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। नेक्स्ट वन इज the abnormal condition in which the umbilicus is inserted through the membrane of placenta is known as। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा अम्बलाइकस के जो मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा इंसर्ट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? जनरली सेंट्रल पार्ट से अटैच होगा, लेकिन ये मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है अम्बलाइकस की। तो ये क्या है? वाइटल डोर है, प्लेसेंटा प्रीविया है, वेलामेंटस इंसर्शन है, फिर मार्जिनल प्लेसेंटा है। तो ये है यहाँ पर वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा।
क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में होने वाला कि फीटल मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा अटैच होगा। कहाँ से? फीटल मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा अटैच होगा। यहाँ पर प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से जनरली अटैच होना चाहिए प्लेसेंटा को, लेकिन जब कहाँ से अटैच होगा? नियर द प्लेसेंटल मार्जिन से, तब ये कहलाएगा मार्जिनल प्लेसेंटल इंसर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, आप सर्विक्स क्या है फुली डायलेट हो गई, लेकिन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो कौन सा इंजेक्शन देंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर लाने के लिए? तो वो होगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट, तो सभी फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे किसी एक को छोड़कर। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर पॉलीमाइलाइटिस। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए, ई पोलियोमाइलाइटिस है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हेपेटाइटिस बी है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होगा। निडल प्रेक इंजरी से हो सकता है, माँ से बच्चे को मदर टू फीटल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन ये फीको ओरल रूट से नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज पिंक रिबन कलर कोड इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ कैंसर। पिंक रिबन कलर कोड यूज किया जाता है किस टाइप के कैंसर के लिए? ब्रेस्ट, सर्विक्स, एब्डोमिनल या फिर लंग्स कैंसर। पिंक रिबन कलर कोड यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया के लिए। तो यदि MgSO4 का डोज आप ओवर कर देते हैं या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो कैसे ट्रीट करेंगे? वारफ्रिन दे के, विटामिन के दे के, प्रोटामाइन सल्फेट दे के, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे के। कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है हेपेरिन ओवरडोज के लिए, वारफ्रिन ओवरडोज के लिए देते हैं विटामिन के, MgSO4 डोज के लिए देंगे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट का यदि ओवरडोज होता है तो हम क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार्मोन इन्वॉल्व इन लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन। लेट डाउन का मतलब होगा यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो वो होगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक ड्रग है। तो यहाँ पर एक साइड इफेक्ट कौन सा है? हाइपर सेंसिटिविटी होगी, डैमेज टू फेशियल नर्व, डैमेज टू एट क्रेनियल नर्व और नन ऑफ दी अबव। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जब भी पेशेंट को दी जाती है तो जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर साइड इफेक्ट होता है वो होता है 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है उसके डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज और यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, इन तीनों से जो क्या होता है, तीनों किस कैटेगरी की ड्रग है? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस में सीवियर चेस्ट पेन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या देते हैं? वारफ्रिन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, एटिनोलॉल देंगे या फिर एस्प्रिन देंगे। कौन सी मेडिसिन हम यहाँ पे देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पर? तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट वन इज ऑन्डेमसेट्रोन एडमिनिस्टर्ड बिफोर कीमोथेरेपी, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट और प्रिवेंट फॉर। तो ऑन्डेमसेट्रोन क्या है? एंटी एमेटिक मेडिसिन है, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है कीमोथेरेपी के पहले। कब दी जाती है कीमोथेरेपी के पहले? बिफोर 30 मिनट। कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले ऑन्डेमसेट्रोन और एंटी एमेटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी मेडिसिन के बाद वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपने कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन दी, कीमोथेरेप्यूटिक्स एजेंट्स दिए, वॉमिट कर दिए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बिफोर 30 मिनट ऑन्डेमसेट्रोन और अदर एंटी एमेटिक्स ड्रग दी जाती हैं, जिससे कीमोथेरेपी में जो वॉमिटिंग होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज in which of the following anti-tubercular medicine causes the red orange color discoloration of urine।
कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जिससे रेड ऑरेंज कलर की यूरिन का कलर है जो आपको देखने को मिलेगा? आइसोनियाजिड से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, थामब्यूटल से या फिर रिफाम्सिन से। जितनी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं इनके साइड इफेक्ट एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको जब यदि पेशेंट को आप रिफाम्सिन देते हैं तो उसके पहले आपको बता देना है कि यदि आप रिफाम्सिन लेते हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, उसके बाद यदि आपको यूरिन का कलर चेंज आता है तो आपको डरना नहीं है, ये मेडिसिन का ही एक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच रूट इज यूज्ड टू सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो यहाँ पर कौन सा रूट अपनाया जाता है किसी भी सेंसिटिविटी को या फिर एलर्जिक रिएक्शन को चेक करने के लिए? तो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन चेक करने के लिए किस रूट से दी जाएगी? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावीनसली? किस रूट से है जो दी जाएगी? तो ये दी जाएगी यहाँ पर इंट्राडर्मली। नेक्स्ट वन इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। तो यदि आप एज अ नर्स, एज अ CHO जाके किसी पेशेंट को उसके बिना परमिशन के टच करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? बैटरी, नेग्लिजेंस, असॉल्ट या फिर माल प्रैक्टिस। कोई गलत दवाई दे दी तो वो कहलाएगा माल प्रैक्टिस। क्या होगा? माल प्रैक्टिस। और यहाँ पर यदि पेशेंट को आपने जानबूझ के जाके क्या कर लिया, बिना उसके पूंछे ही टच कर लिया तो ये कहलाएगा बैटरी। नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? जब आफ्टर दैट फिर एक काम कौन करेगा जो कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है? करेगा प्लेसेंटा। 6 to 10 वीक, 12 to 14 वीक, 16 to 18 वीक्स या फिर 20 to 25 वीक्स। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में एक्टिव रहता है 12 से 14 वीक तक। कब तक? 12 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी तक। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्रीटर्म लेबर इज। प्रीटर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा सेंसिटिव मार्कर है? सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरेटिन टेस्ट, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो फाइब्रोनेक्टिन। क्या है? फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, जिससे हम प्रीटर्म लेबर को है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्निंग टेस्ट से हम जो इनफर्टिलिटी है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीटर्म लेबर के लिए जो मोस्ट कॉमन मार्कर है वो क्या है? फीटल फाइब्रोनेक्टिन। द प्रेजेंस ऑफ फीटल फाइब्रोनेक्टिन मोस्ट इफेक्टिव बायोकेमिकल मार्कर प्रिडिक्टिंग द प्रीटर्म बर्थ की बेबी 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में 90% वाटर होता है। तो यहाँ पर 90% जो वाटर है यहाँ पर, तो उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर क्या होगा? मदर का प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर यूरिन। तो क्या होता है? वो होता है फीटल यूरिन। नेक्स्ट वन इज विच एज ग्रुप इज ट्रीटेड अंडर IMNCI अप्रोच। तो IMNCI अप्रोच के अंदर कौन सा एज ग्रुप ट्रीट किया जाता है? 9 साल, 5 साल, 8 साल या फिर 6 साल का। तो IMNCI अप्रोच में जो ग्रुप ट्रीट किया जाता है वो होता है 5 साल की एज तक का, बर्थ से लेके 5 साल तक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन। मतलब कि लिवर से ले जाके क्या कर रहे हैं? एडिपोज टिश्यू में जमा कर रहे हैं। तो किस लिपोप्रोटीन का काम है? ट्राइग्लिसराइड्स को लिवर से एडिपोज टिश्यू में लेके जा रहे हैं तो ये किसका काम है? LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर नन ऑफ द अबव। अब जब लिवर से एडिपोज टिश्यू में कुछ भी जाएगा तो वहाँ पर जमा ही होगा। जो फैट है जनरली कहाँ पर डिपॉजिट होता है? एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पर लिवर से जो एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कौन कर रहा है? लिपोप्रोटीन VLDL। अब यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का कितना? लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मीन्स 200 mg पर DL क्या है? नॉर्मल है, डिजायरेबल है एडल्ट्स में। यदि टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, लेकिन जब यदि क्या हो जाए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL क्यों कहलाता है और VLDL? इसलिए क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको लिवर से लिपोप्रोटीन में एडिपोज टिश्यू में जमा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो HDL है इनका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए ब्लड में, 40 mg DL और इससे ज़्यादा ही हो तो अच्छे हैं। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg पर DL से कम हो तभी अच्छे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg पर DL से कम हो।
तो यहाँ पर जब LDL और VLDL क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि कहलाएगा एडिपोज टिश्यू में जाके जमा करवा देंगे तो और प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो HDL हैं, जो आपके ब्लड में क्या है, जो भी फैट है उसको क्या कर रहे हैं, आर्टरीज वेन से निकाल के बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, लिवर के पास लेके जा रहे हैं, तो वो गुड कहलाएंगे क्योंकि फिर वहाँ से बाहर हो सकते हैं बॉडी के। तो इसीलिए LDL VLDL, तो यहाँ पर आपको LDL बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लक फॉर्मेशन का काम करेंगे, VLDL भी यही काम करेंगे। लेकिन HDL कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिवर से एडिपोज टिश्यू में जो जमा करवाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट वन इज येलो प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय। तो येलो प्लास्टिक बैग में जो वेस्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, वो कैसे ट्रीट करेंगे, माइक्रोवेव से, ऑटोक्लेविंग से, डंपिंग से या फिर इंसिनरेशन से। तो येलो प्लास्टिक बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है जो रखा जाता है। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की बेस्ट मेथड इंसिनरेशन होती है। क्या होती है, इंसिनरेशन। नेक्स्ट वन इज एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज। तो इनमें से एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है, डिमेंशिया, डेलीरियम, मूड या फिर एंजाइटी। तो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर यदि आपको पूछते हैं तो वो क्या है यहाँ पर, वो है डेलीरियम। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ अ लंग्स और अ सेक्शन ऑफ लंग। लंग्स के जो लोब होते हैं टोटल 5 होते हैं, तो इनमें से यदि कोई एक लोब, पूरा लंग्स या फिर हाफ लंग में कोलैप्स हो जाए, सिकुड़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एटेलेक्टेसिस, न्यूमोथोरिक्स, COPD या फिर अस्थमा। तो लंग्स का सिकुड़ना, कोलैप्स होना क्या कहलाता है, कहलाता है एटेलेक्टेसिस। जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं और वो होता है एटेलेक्टेसिस, कोलैप्स्ड लंग्स। नेक्स्ट वन इज बिफोर सर्जरी नर्स विल चेक फर्स्ट। तो कोई भी सर्जरी हो रही हो, कोई सी भी सर्जरी, तो सबसे पहले एज अ नर्स आपको क्या चेक करना है, वाइटल साइन, कंसेंट फॉर्म, एक्सरसाइज या फिर प्रोसीजर एक्सप्लेन। कोई सी भी सर्जरी होने वाली हो तो उसके पहले आपको कंसेंट फॉर्म एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो सर्जरी होने वाली है फैमिली मेम्बर या फिर पेशेंट से परमिशन ली है या नहीं। Which is the most common hypertensive disorder in pregnancy and young preemie gravida। तो young preemie gravida में सबसे कॉमन कौन सा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया या फिर सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। तो यदि प्रेगनेंसी किस यंग प्रीमी ग्रेविडा में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं, यंग प्रीमी ग्रेविडा है, तो जो कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होगा माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। क्या होगा, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट है यहाँ पर जो प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या है, प्रेगनेंसी में होने वाले हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स इन एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया को एक साइन है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया है। तो एक्लेम्सिया में क्या होता है, फिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को, लेकिन प्री एक्लेम्सिया में नहीं आते। तो एक्लेम्प्टिक फिट्स को, सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, फेनिटोइन, डोपामाइन, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरिड डाइजेपॉक्साइड। तो एक्लेम्सिया को जो फिट्स आते हैं, एक्लेम्प्टिक फिट्स, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देके प्रिवेंट कर सकते हैं, MgSO4 देके। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती है वो किसके कारण होती हैं, ऑप्शन में इन्फेक्शन, हेमरेज, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या फिर थ्रोम्बोसिस। तो मोस्ट कॉमन डेथ होती है इंडिया में, मैटरनल डेथ होती है हेमरेज के कारण, चाहे वो IPH ले लो, PPH ले लो या फिर APH ले लो, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन इज अ सर्जिकल इंसिजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस चांसेस ऑफ पेरिनियल टीयर इज टर्म्ड एज। एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है पेरिनियल टीयर के चांसेस कम होने के लिए, कि जो पेरिनियल टीयर है वो ज़्यादा ना हो पाए, तो उसके लिए कट लगाया जाता है एनस और वेजाइना के बीच में। तो वो क्या कहलाता है, एमनियोटॉमी, एवाकुएशन, LSCS या फिर एपिजियोटॉमी। तो ये कहलाता है एपिजियोटॉमी और पेरिनिटॉमी।
नेक्स्ट वन इज व्हाट विच पैरामीटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम। तो बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम में कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन है यहाँ पर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्विक्स, पोजीशन ऑफ सर्विक्स या फिर डिस्चार्ज ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो यहाँ पर बाइसोप स्कोरिंग का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए है जो इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। आज रात में 9:30 पर आपकी जीके जीएस की क्लास होगी जिसमें आपको पूरे जुलाई के करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।